Hello student, welcome all of you. I am JP Sharma, your physics teacher. तो स्टूडेंट हम लोगों ने अब तक त्रुटियों के बारे में पढ़ लिया था। फिर से थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। त्रुटियां में क्या करना है, योग व व्यवकलन में त्रुटियां जुड़ती हैं। कौन सी त्रुटियां जुड़ती हैं? निरपेक्ष त्रुटियां। अगर दो राशियां हैं a और b तो दोनों की त्रुटियां जुड़ के त्रुटि आएगी। अगर दो राशियों का गुणा हो रहा है तो गुणनफल और भागफल में भी त्रुटियां जुड़ती हैं। या रखेंगे गुणनफल और भागफल में भी त्रुटियां जुड़ती हैं, लेकिन कौन सी त्रुटि जुड़ेगी? आपेक्षिक त्रुटि। गुणनफल और भागफल में आपेक्षिक त्रुटि जुड़ेगी और योग और व्यवकलन में निरपेक्ष त्रुटि जुड़ेगी। अगर घात में त्रुटि है, अगर ऐसा है z बराबर 1 घात n, तो हम ये कह सकते हैं कि जो z में आपेक्षिक त्रुटि है वो n आगे आ जाएगा, n को आगे लिख लेंगे और एक ही कौन सी त्रुटि इस्तेमाल करेंगे? आपेक्षिक त्रुटि। तो ये तीनों हमने लिखे थे। अच्छा, किसी भी राशि को त्रुटि के साथ कैसे व्यक्त करते हैं? तो किसी राशि को त्रुटि के साथ व्यक्त करने का तरीका क्या है? मापित मान कैसे लिखते हैं? मान लो कोई x है तो वास्तविक मान x प्लस माइनस डेल x। x क्या है? वास्तविक मान प्लस माइनस डेल x। ये क्या है? त्रुटि। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये ध्यान है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं और उदाहरण हम ले लेते हैं 2.10। इस उदाहरण में आपको बोला गया है कि दो प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध है R1 का मान है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और दूसरा प्रतिरोध है R2 का मान है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये दो प्रतिरोध दिए हुए हैं। आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। ये अब R1 प्लस R2 कैसे करेंगे? तो हमने बोला दो राशियों का योग है, दो राशियों का योग। तो दो राशियों का योग है तो R का मान कितना आएगा? वास्तविक मान अलग जुड़ेगा और त्रुटियां अलग जुड़ेंगी। तो 100 प्लस 200 300। ये तो वास्तविक मान आ गया। अब जो तुल्य प्रतिरोध है उसमें कितनी त्रुटि आएगी? तो R1 और R2 का योग, और योग में व्यवकलन में त्रुटियां जुड़ जाती हैं। कौन सी त्रुटियां जुड़ जाती हैं? निरपेक्ष। और ये जो त्रुटि है ये निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस करके लिखी होती है। तो इसमें त्रुटि 3 है, इसमें त्रुटि 4 है। तो उन दोनों के श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि कितनी आएगी? 7। और ये हमारा आंसर हो गया श्रेणी क्रम। अच्छा, समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है R डैश से। ये R है तो R डैश क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R। R डैश क्या है? यहाँ जैसे R है तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, ये समांतर क्रम के लिए अलग चिन्ह ले दिया है R डैश तुल्य प्रतिरोध। यहाँ से पहले R डैश निकाल लेंगे, मतलब वास्तविक मान तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कितना होगा? तो यहाँ से 1/R1 1/100। पहले वास्तविक मान की गणना कर रहे हैं, त्रुटि की अलग से करेंगे, और 1/200। तो ये मान कितना आ जाएगा? तो 200 लघुत्तम ले लेंगे तो 2 प्लस 1, और ये कितना आ गया? 1/R डैश का मान 1/R डैश आ गया 3/200। तो R डैश का मान आ गया 200/100। उल्टा कर देंगे और ये मान आता है 66.7 ओम। 66.666 ऐसा चलेगा तो इसको पूर्णांकित करके 66.7 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? जैसे हम ऐसा लिखते हैं, ये तो वास्तविक मान हो गया। अब R डैश में कितनी त्रुटि होगी ये ज्ञात करनी है। तो फिर क्या लिख देंगे? वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि। वास्तविक मान कितना है समांतर क्रम में? 13, और त्रुटि और ज्ञात करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे त्रुटि के लिए आपको एक चीज दी हुई है, ये दिया हुआ है डेल R डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर
बराबर डेल R1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस डेल R, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहां से हमें क्या ज्ञात कर लेना है, डेल R डैश। डेल R डैश क्या है, R डैश और R डैश क्या है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे दोनों प्रतिरोध को तो त्रुटि कितनी आएगी, डेल R डैश। डेल R डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो डेल R डैश का मान क्या हो गया, डेल R1 बटे R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बटे R2 स्क्वायर इनटू, इसको उधर लेके जाएंगे तो R डैश का स्क्वायर। ये सब मान रख देते हैं। डेल R1 कितना है, 3, R1 कितना है 100, डेल R2 कितना है 4, R2 कितना है 200, R1 डैश कितना है, या फिर इसको ऐसे लिखें थोड़ा आसानी से कट जाए। तो ये मान रख देते हैं कि डेल R1 3 बटे 100 का स्क्वायर है, R2 4 बटे 200 का स्क्वायर इनटू इधर लिख देंगे 200 बटे 3 का स्क्वायर। ये वाला ले लेते हैं 200 बटे 3। अब देखिए ये स्क्वायर होगा 4 जीरो, ये स्क्वायर होगा 4 जीरो और ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, जीरो जीरो को हमने काटा है बस। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बटे 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही बचा, क्योंकि ये 4 जीरो 10 की घात 4 10 की घात 4 कट गया आपस में, प्लस 4 बटे 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 बटे 3 का स्क्वायर 4 बटे 9। तो इसको हल कर लेंगे, ये हो गया 3 प्लस 1 इंटू 4 बटे और ये आ गया 4 इंटू 4 16 बटा 9 हल करेंगे 9 एक बार, फिर बच गया 7, तो 9 7 63, ठीक है। और फिर बच गया 1.77 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आ गया ओम, ये क्या किसका मान है, डेल R डैश का। तो अब हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को कैसे लिख देंगे, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमने इसको लिखेंगे पहले वास्तविक मान R डैश का मान कितना है 66 पॉइंट, या पहले ऐसे लिख देते हैं R डैश प्लस माइनस डेल R डैश, R डैश का मान 66.7 प्लस माइनस 1.8 लिख दो, या तो यहाँ पर इसको लिखना है 1.8 ओम। ये आपका ये क्वेश्चन हल होता है। तो ये सब चीजें, ये और ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, फिलहाल इसको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मान रखा है और याद किया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आपको z दिया हुआ है और ये बोला गया है कि z a की घात 4 b की घात 1/3 c d की घात, तो z आपको दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.11। z का मान दिया हुआ है a की घात 4 b की घात 1/3 c d की घात 3/2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। a की घात 4, ठीक है, यही मान है। अब आपसे पूछा है कि b में इतनी त्रुटि है, आपको ज्ञात करना है z की आपेक्षिक त्रुटि। तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। z की आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं, अच्छा, यहाँ पे भाग है और गुणा है और भाग, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ आ जाइए गुणा और भाग में त्रुटियां जुड़ती हैं, कौन सी, आपेक्षिक। अच्छा, घात में क्या होता है, घात आगे आ जाती है और उसकी आपेक्षिक त्रुटि लिख देते हैं। तो पहले z को हल किया, डेल z बटे z, पहले a को देखो, a की घात 4 है, 4 को आगे लिख देंगे और a में त्रुटि डेल a बटे a, फिर ये दोनों गुणा है तो जुड़ेंगे, प्लस b की घात कितनी है 1/3, इसको आगे ले आएंगे
और बी में त्रुटि डेल बी बटे 3 प्लस सी की घात कितनी है 1, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो डेल सी अपॉन सी प्लस डी की घात है 3 बटे 2 डेल डी अपॉन डी। फिर से सुन लीजिए, त्रुटियां कभी भी घटेंगी नहीं, त्रुटियां हमेशा जुड़ेगी। मान लो अगर यह घात -3/2 होती तो इसको ऊपर लेके जाते प्लस का 3/2 बनाते, और कभी भी यहां माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। अगर घात माइनस में भी दी हुई है तो पहले उसको प्लस बनाएंगे और फिर जुड़ेंगे ही। एक त्रुटि दूसरी त्रुटि में से कभी घटाई नहीं जा सकती, हमेशा जुड़ेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज और आपको दी जाती है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसमें क्या दी जाती है कि मान लो ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि मान लो 1% है, ए में प्रतिशत त्रुटि 1% है, बी में प्रतिशत त्रुटि 3% है, सी में प्रतिशत त्रुटि 2% और डी में प्रतिशत त्रुटि 4% है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो Z में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसकी बजाय ये तो सिर्फ ऐसा हो गया। अब आपको क्या क्या ए में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है, बी में, सी में, डी में, सब में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है और Z की प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो इसको कैसे हल करेंगे? यहां जहां एक मान है वहां मान रख देंगे। देखिए ये प्रतिशत त्रुटि है क्या? नहीं, ये कौन सी है? आपेक्षिक। लेकिन हम जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दें तो वो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो इस तरफ 100 से गुणा कर देंगे, इस तरफ भी सबको 100 से गुणा कर देंगे, तो डेल a बटे a into 100 ये प्रतिशत में आ गया, उससे जगह a कर देंगे। ये इस तरह से दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनके मान अगर आप प्रतिशत में रखेंगे तो सामने जो डेल z बटे z है उसकी भी प्रतिशत त्रुटि आएगी, और ये मान अगर आपेक्षिक त्रुटि के रखेंगे तो इधर भी आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। तो हम सीधा क्या करते हैं, गुणा करने के बजाय यहाँ प्रतिशत के रूप में मान रख देते हैं। तो प्रतिशत के रूप में मान रखेंगे तो z में प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी? तो z में प्रतिशत त्रुटि ये आपकी गलती है, मान रख लीजिए, ये आ जाएगा 4। a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 1, 4 बनाएगा प्लस 1/3, b की प्रतिशत त्रुटि देखिए 3, फिर c में तो सही, c की प्रतिशत त्रुटि 2, d 3/2 और इसकी प्रतिशत त्रुटि 4। इनको हल कर लेंगे तो ये आ गया 4 + 1 + 2 + 6, ये कितना आ गया? 30। ये प्रतिशत में आएगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने मान भी प्रतिशत में रखे, तो z में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? 13%। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। घात तो आगे लेना है और आपेक्षिक त्रुटि लिखनी है और हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ माइनस लगा लेना है, तो माइनस लगा देते तो पहले इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाएंगे, इसको प्लस बनाएंगे। त्रुटियों में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, एक चीज को बार-बार बोलते आ रहे हैं, त्रुटियां कभी नहीं घटती, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, चाहे योगफल हो, व्यवकलन हो, गुणनफल हो, भागफल हो, कुछ भी हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि योग और व्यवकलन में त्रुटियां जुड़ती है, लेकिन कौन सी? निरपेक्ष। यहाँ भी त्रुटियां जुड़ती है, कौन सी? आपेक्षिक। लेकिन त्रुटियां जुड़ेंगी, घटने का कभी नाम नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन में हम इस तरह के और इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इसमें इस तरह से मान देके भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी सरल दोलक का दोलन काल t बराबर, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 2.12, किसी सरल दोलक का दोलन काल t बराबर 2π√L/g। यहाँ एक शब्द आया है दोलन काल। ये दोलन काल का क्या मतलब है? तो अगर हम एक सरल दोलक लें और उसको ऐसा रखाएं तो ये इस तरह से अपनी गति करता है। दोलन काल क्या होता है? ये जो गति है इस प्रकार की, इसको बोलते हैं दोलन गति। जैसे पार्क में झूला होता है, हम झूले को खींच के छोड़ेंगे तो झूला ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, तो वो भी दोलन गति। दोलन
में समय लगा उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपको दोलन काल का सूत्र दिया हुआ है, तो एक चक्कर में लगने वाले समय, ठीक है। और ये दोलन काल सिर्फ किस पे निर्भर करता है? धागे की लंबाई पर, क्योंकि जी तो नियत है, गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 इसका मान होता है 2 पाई भी नियत है, तो सिर्फ किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे। तो जितना लंबा आप झूला बांधेंगे, जितना लंबा एक पत्थर बांधेंगे धागे से, आप देखेंगे उसको एक चक्कर में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। और छोटे धागे से बांधेंगे फटाफट एक चक्कर पूरा कर लेगा, समय कम लगेगा। तो लंबाई कम होगी और ये जो है समय ये कम होगा, लंबाई ज्यादा होगी समय ज्यादा होगा। ओके, इस दोलन गति के बारे में हम लोग पूरा एक चैप्टर है उसमें बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि दोलन काल का एक सूत्र दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है? L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है। L का मापित मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसमें यथार्थता दी हुई है 1 mm की यथार्थता दी हुई है। ये सेंटीमीटर है और 1 mm ये मीटर है। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है तो हम जानते हैं। अब हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको 1 mm को सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं, 1 mm तो 10 से भाग लग जाएगा, 1/10 मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर। 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 mm 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये क्या है? लंबाई। ये 20 सेंटीमीटर का मान है, इसमें त्रुटि कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर की यथार्थता दी। इसी तरह से आपको समय को 1 सेंटीमीटर विभाजन वाली कलाई घड़ी से नाप, एक कलाई घड़ी है रिस्टवॉच और उससे समय को नापते हैं इस समय, और आपको ये बोला गया है कि 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। ये सूत्र किसका है? एक चक्कर का, एक चक्कर का है। और यहां क्या बोला गया है? 100 दोलनों का समय कितना है? 100 दोलनों का समय है 90 सेकंड। अब क्योंकि ये जो सूत्र है ये एक दोलन काल का है, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, और यहां क्या दिया हुआ है? 100 दोलन। तो एक दोलन में, एक दोलन का समय ये कितना हो जाएगा? 90/100 सेकंड, ठीक है। अब आपको 100 दोलनों में कितना विभेदन करती है कोई घड़ी? 1 सेकंड का। तो ये वास्तविक मान तो समय का क्या, एक दोलन में लगने वाले समय का वास्तविक मान क्या आ गया है? 90/100, 90/100 एक दोलन में टी का मान। अब त्रुटि की बात कर लेते हैं। त्रुटि में क्या बोला है? 1 सेकंड का विभेदन होता है जब 100 राउंड कर लेता है। तो एक राउंड में कितना विभेदन होगा? तो एक, या कह सकते हैं 100 दोलनों में त्रुटि कितनी है? 1 सेकंड। 100 दोलन जब नापते हैं घड़ी से तो 1 सेकंड का विभेदन होता है, तो एक दोलन में कितनी त्रुटि आएगी? 1/100। ये इसको पॉइंट पे लिखेंगे तो 0.01%। तो अब हमने समय का मान क्या लिख दिया? जैसे s का लिखा था वास्तविक मान 90/100, या इसको भी क्या लिख सकते हो? 0.9 सेकंड। तो 0.09 प्लस माइनस ये सेकंड में दोनों चीजें। अब हमारे पास दोनों मान आ गए, लंबाई के भी और समय के भी। अब आपसे पूछा गया है कि जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है, जी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र है T = 2 पाई √L/G। अब T दिया हुआ है, L दिया हुआ है, डायरेक्ट T दिया हुआ था 100 दोलनों के हिसाब से दिया हुआ था, लेकिन हमने T निकाल लिया। ये जो T है ये क्या है? एक दोलन में लगने वाला समय। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? 100 दोलनों में कितना समय लगता है, तो हमने T का निकाल लिया। अब G निकालना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ये हो गया T² = 2 का 4 पाई का पाई² और अंदर हट जाएगा यहाँ पे L/G। G निकालना है तो G को इस तरफ लेके जाते हैं, T² बदल के आते हैं, तो G बराबर हो गया 4 पाई² L/G। ये मान इसका
हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब त्रुटि के रूप में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे L और T स्क्वायर भाग में है, भाग में कौन सी त्रुटियां जुड़ती हैं, भाग में आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। अच्छा, नियत मान का क्या करेंगे, देखिए नियत मान में कभी कोई त्रुटि नहीं आती, 2 4 6 8 पाई स्क्वायर का मान भी नियत है 3.14, तो नियत मानों में त्रुटियां नहीं आती, नियत मान फिक्स होते हैं। तो डेल जी बटे जी किसके बराबर, 4 पाई स्क्वायर के लिए कुछ नहीं लिखना आपको, L डेल L बटे L प्लस 2 क्यों, घात आगे आ जाएगी, डेल T बटे T। अब सारे मान दिए हो, ये क्या है T, ये क्या है डेल T, अच्छा ये क्या है L, ये क्या है मान करते हैं आपको, ये त्रुटियां है कि आपेक्षिक प्रतिशत में निकालनी होगी तो 100 से गुणा करते हैं। डेल L का मान बताइए 20 नहीं सॉरी 0.1 बटे 20 प्लस 2 गुणा डेल T 0.01 बटे 0. अब इसको हल कर लेते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं, जो हो गया 1 बटे 200, पॉइंट से घटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 बटे 2 0 नीचे आएगी 90, 2 बटे 90। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद ये कितना लघुत्तम आएगा इसमें, ये यहां से डेल जी बटे जी का मान है 1800, तो ये कितना आएगा इधर 90 प्लस इधर कितना आएगा 400 है ना, तो 490 बटे 1800, ये 490 बटे 1800, तो ये 0 से 0 कट गई और 9 से 7 नहीं, तो ये मान आएगा 0.027 कुछ गड़बड़ हमें क्या है, देखिए पॉइंट एक घटाया 200 आ गया, ठीक है 0.1 बटे 20, ठीक है 2 बटे 90 सही है, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा ये 1800, लघुत्तम लेते हैं तो 1800 आ गया, 1800 अगर आता है तो ये 90 और ये 9 आएगा यहाँ पे, यहाँ 9 आएगा, तो ये आ गया 409 बटे 1800, ठीक है 409 बटे 1800, तो ये कितना बनता है, ये मान बनेगा हमारा 0.027, ये और इस 0.027 में हम ये क्या आ गया है आपेक्षिक, अगर इसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी, ये कौन सी त्रुटि है आपेक्षिक, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 100 से गुणा करेंगे तो ये दिया जाएगा 2.7 प्रतिशत, 2.7 100 से गुणा करेंगे तो इसको 2.7 प्रतिशत ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक भी बड़ा आसान है और आप शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक को हम लोग पहले समझ लेते हैं, अगला टॉपिक हम ले लेते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं, जो किसी भी संख्या में अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। हम मापन करते हैं फिजिक्स में और मापन के बाद हमें अलग अलग
भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो किसी संख्या में अपनी सार्थकता या अपना महत्व सिद्ध करता हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, मान लो हमारे पास है 200, फिर है हमारे पास 1200, फिर है हमारे पास 400, इस तरह से 900, इस तरह से संख्याएं हैं। तो इनमें कितने सार्थक अंक हैं? तो हमने बोला भैया 100 100 100 ये तो सब में कॉमन है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब में ही होगा। तो ये इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, इसकी सार्थकता इतनी ज्यादा नहीं है। तो सार्थकता किसकी है? अगर हम 2 12 4 9 13 इनको याद रख लेंगे तो 100 तो सब में लगना है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। अंकों को गिनना है कि कितने अंक सार्थक हैं। इसमें 1, इसमें 2। तो किसी भी संख्या में वो अंक जो अपना महत्व, जो अपनी सार्थकता सिद्ध करते हो उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम सब लोग एक उदाहरण लेते हैं कि मार्केट गए और मार्केट में हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमारा पड़ोसी बोलता है भैया हमारे लिए 1 दर्जन केले ले आना। दूसरा बोलता है कि हमारे लिए 3 दर्जन ले आना। तीसरा बोलता है 5 दर्जन ले आना। चौथा बोलता है 2 दर्जन ले आना। अब दर्जन दर्जन तो सब में कौन है? तो महत्व किसका है? 1 3 5 और 2। तो कोई भी संख्या में दर्जन में क्या होगा? 12 का सबसे बड़ा होना है कि 12 का सबसे बड़ा होना है, क्योंकि दर्जन तो सब में कॉमन है। तो सार्थक अंक कौन सा हुआ? ये 1 3 5 2। इनको याद रखेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। और अगर मार्केट जाके आप 1 2 5 इनको भूल गए और दर्जन दर्जन याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं पता लगेगा इसके लिए कितना लिख जा रहा है। तो सार्थक अंक क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर कुछ देखिए, कुछ विश्वसनीय अंक होते हैं किसी भी मापन में और एक कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। जैसे कोई मापन हमारे पास आया 123.6, तो ये तो विश्वसनीय है इसमें, क्योंकि अब जो अगली रीडिंग आएगी उसमें ये बदल सकता है। हम ये समझ रहे हैं 0.6 अगर हमने लिखा है तो काउंटिंग कैसे चल रही होगी? पहले 0.6 से 0.7 होगा, 0.8 होगा, तब जाकर कहीं बदलेगा। तो ये कौन से हैं? इन अंकों को क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। और इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित अंक। अनिश्चित अंक विश्वसनीय। तो विश्वसनीय अंक वो हैं जिनमें अगली बार जब अगला वर्ग जो बढ़ेगा उसमें इनमें भी बदलाव होगा। सबसे पहले कौन बदलेगा? ये। तो ये अनिश्चित है। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? विश्वसनीय अंक को। और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक क्या हो गया? फिर भी हमें इस तरह से इसको याद रखने की बजाय अपने तरीके से याद रखेंगे। विश्वसनीय अंकों तथा पहले अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक, किसी संख्या में कितने सार्थक अंक है इसको ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। पहले तो नियमों को एक बार समझ लेते हैं। नंबर 1 इसमें क्या है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो का मतलब अशून्य अंक, तो किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सब सार्थक होते हैं। कोई संख्या आपको दी हुई है उसमें जितने भी अशून्य अंक हैं, जैसे 134.72, ये इनमें कोई भी शून्य है क्या? नहीं। ये सब कैसे अंक हैं? अशून्य। तो जितने भी किसी संख्या में जितने भी अशून्य अंक हैं सब कैसे होते हैं? सार्थक। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। ठीक है। तो पहला नियम क्या हो गया कि किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सब सार्थक होते हैं। ठीक है। नंबर 2, अब पहला नियम अशून्य के लिए है, आगे वाले जो 3 4 नियम हैं वो सब शून्य के लिए। भाई जितने
कोई संख्या एक से छोटी है, एक से छोटी है तो किसी चीज का मापन करते हैं तो ऋणात्मक तो आता नहीं है, एक से छोटी है तो 0 पॉइंट मान लो ऐसा है 0.0542 ऐसा कोई संख्या है। ये क्या है? यदि संख्या एक से छोटी है, यदि संख्या एक से छोटी है लेस देन 1, अगर संख्या ऐसी है तो फिर से सुनिए इसमें अब अशून्य की तो बात ही नहीं करेंगे, 1 2 3 ये तो अशून्य है, ये तो सार्थक होंगे ही पहले नियम के अनुसार। अब हम क्या बोलेंगे? दशमलव के बाद पहले अशून्य अंक से पहले, दशमलव के बाद और इस अंक से पहले ये जो 0 आते हैं ये सार्थक नहीं होते, ये सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव के बाद और पहले अशून्य अंक से इनके बीच में जो 0 आते हैं वो सार्थक नहीं होते। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं इसको तो गिनेंगे नहीं, ये भी तो हम नहीं है, 1 2 3 कितने सार्थक अंक हैं? बस ऐसे गिनना है, नियमों को ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और नियम है, अच्छा ये वो नियम क्या है? दो अशून्य अंकों के बीच, अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब हम अगर ऐसा लिखते हैं 1.00623, अब बताइए ये दो 0 सार्थक है या नहीं? ये दो 0 क्या दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं? यस, इधर 1 है और इधर 6 है। तो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? ये तो शून्य 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? कोई भी नंबर लिखा है जैसे 1 0 0 3 4 कितने? 0 के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो दो शून्य है सार्थक होंगे या नहीं? सार्थक होंगे। तो कितने नंबर हैं? 5। तो दो अशून्य अंकों के मध्य कहीं भी कोई शून्य आ गया तो वो सार्थक होता है, और दशमलव के बाद और पहले शून्य अंक से के बीच में जो सार्थक जो 0 आता है वो सार्थक नहीं होता। तो एक तो ये है जिससे सार्थक नहीं होता। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में यदि कोई अंक एक से छोटा है, यदि कोई अंक एक से छोटा है और तो जिसमें कोई भी संख्या है जिसमें दशमलव है, जिसमें पॉइंट है, तो उसमें जो लास्ट वाले जो 0 होते हैं, आखिरी वाले जो 0 होंगे वो सार्थक होते हैं। दशमलव वाली संख्या में आखिरी के जो 0 हैं वो कैसे होते हैं? सार्थक। इसका क्या लिखा हुआ है? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो दशमलव बिंदु होना चाहिए। तो अगर हम लिखें 3.400, तो ये जो दो 0 हैं दशमलव के बाद वाले ये सार्थक होंगे। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो और लास्ट वाले जो 0 है वो कैसे होते हैं? सार्थक। आखिरी वाले तो यहाँ कोई अंक आ जाए तो वैसे ही सार्थक होंगे, दो शून्य के बीच में आ जाएगा। बट आखिरी वाले जो है दशमलव वाले में आखिरी वाले क्या होते हैं? सार्थक। क्यों? क्योंकि हमें ये बताते हैं भैया हमारा जो मापन चल रहा है वो कहां से चल रहा है? हम इतना छोटा मापन कर रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंकों का, मतलब हम मिलीमीटर तक नाप रहे हैं। तो इनकी सार्थकता है या नहीं? इनकी सार्थकता है। तो दशमलव वाली संख्या में ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं।
तो ये शून्य कैसे होंगे सार्थक। अब यहाँ कुछ भी होता है, ये जैसे 0.62500, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसको तो कहेंगे 1 2 3 4 5। लास्ट वाले जीरो भी सार्थक अंक होंगे जब दशमलव लगा हो। अब ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ही ना हो, तो लास्ट वाले जो शून्य है वो सार्थक नहीं होते। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था 100 200 500 800, तो लास्ट वाले जो जीरो है वो सार्थक नहीं होते। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। नहीं यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, बस ये दो इनमें नहीं होते हैं, बाकी सब में सार्थक होते हैं। तो ये कौन सी है, जैसे 2 3 4 0 0, जिसमें दशमलव नहीं है कहीं भी लगा हुआ। अगर यहां दशमलव लगा दोगे आप तो ये दो जीरो सार्थक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अभी बताता हूं। फिलहाल दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3। लास्ट वाले जीरो सार्थक नहीं होंगे। कितने हैं? अगर ऐसा लिखा हुआ है 100, कितने सार्थक अंक हैं, 1। अगर लिखा हुआ है 1.00, कितने सार्थक अंक हैं, 3। बहुत फर्क पड़ता है। 100 में कितने सार्थक अंक हैं, 1। लेकिन 1.00 लिखा है, ये वाला नियम लगेगा, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं। बिना दशमलव वाले लास्ट वाले जीरो सार्थक नहीं होते। बस ये नियम है। और आप अगर समझ गए हैं तो बताइए 0.040070 कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक। ये वाला जीरो सार्थक होगा क्या, नहीं। दशमलव के बाद पहली अशून्य संख्या से ये जीरो सार्थक नहीं होगा। ये अशून्य तो सारे सार्थक होते ही हैं, ये है, ये दो जीरो कहां आ रहे हैं, दो अशून्य संख्याओं के मध्य आ रहे हैं, ये सार्थक होंगे। ये वाला दशमलव वाली संख्या में लास्ट वाले जीरो सार्थक होते हैं। तो कितने सार्थक अंक हैं, 5। इस तरह के क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। तो इससे ज्यादा इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ये 5 नियम है, इन नियमों की मदद से आप ये बता सकते हैं कि सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इनको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।